नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख है 30 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही सीज फायर को लेकर पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक के कहा हो कि हमने इतना अच्छा सीज फायर का प्लान ला दिया है कि इसमें फिलिस्तीन का भी फायदा है, इजराइल का भी फायदा है और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं है। लेकिन इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे प्लान में फिलिस्तीनियों की पीठ में कैसे छुरा घोंपा जा रहा। और इधर सीज फायर की बातचीत हो ही रही है, लेकिन गजा में किस हिसाब से इजराइल के हमले तेज हैं और साथ ही कैसे इजराइल के सैनिकों को मारने का काम रेजिस्टेंस फोर्सेस ने किया, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान अब पाकिस्तान के साथ मिलने जा रहा है और अगर ऐसा सच में होता है तो भारत के लिए एक बड़े खतरे की बात होगी। और न केवल भारत के लिए खतरे की बात होगी बल्कि कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी टेंशन की बात होगी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तो इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही ट्रंप के सैंक्शंस और टैरिफ को लेके एक ऐसा देश है जो भारत के साथ खुल के खड़ा हो गया और इसके बाद अब ट्रंप की काफ़ी बड़ी बेइज्जती हुई है। अब इस खबर को भी हम आराम से डिकोड करेंगे, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं और आपकी उंगलियां जब टाइप करती हैं तो मैंने हर बार कहा है कि उंगलियां अक्सर दुआओं का काम करती हैं। तो आप कमेंट करते रहें, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर है वो यही है कि इजराइल सीज फायर के लिए राजी हो गया है। दरअसल तमाम मीटिंगों को कैंसिल करवा के ट्रंप ने नेतन्याहू को बुलाया था और बुलाने के बाद डिस्कस की थी और कहा था कि तुम्हें सीज फायर करना ही पड़ेगा। ये बात जब नेतन्याहू को बोली तो नेतन्याहू बहुत खुश नहीं था। मैंने सुबह भी वीडियो में दिखाया था कि किस हिसाब से नेतन्याहू मुंह बना के, बिना हंसे, बिना एक वार्म वेलकम के ट्रंप से मिलता है। उसके बाद क्या हुआ, ट्रंप ने नेतन्याहू को और मजबूर किया और कहा कि कतर के पास फ़ोन करो, कतर के प्रधानमंत्री के पास फ़ोन करो और उनसे माफ़ी मांगो। अल-थानी के पास बाकायदा ट्रंप भाई साहब के कहने पे नेतन्याहू फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके माफ़ी भी मांगते हैं। बात यहाँ भी नहीं बनी। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि तुम्हें सीज फायर करना पड़ेगा। अभी बात ट्रंप ने जब बोली तब नेतन्याहू ने कहा कि देखिए, हमारा तुम्हारा मकसद एक ही है, तो ऐसा कुछ प्रपोजल लाओ कि तुम्हारा काम भी बन जाए, सीज फायर हो भी ना, और अगर गलती से हो जाए तो मेरा फायदा हो जाए। यानी तीनों ही सूरत हाल में फायदा केवल और केवल इजराइल और अमेरिका का है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब आप एक एक प्रपोजल को ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात की गई कि 72 घंटे के अंदर रेजिस्टेंस फोर्सेस जितने बंधक हैं उन सबको आजाद करवाते हैं, 72 घंटे के अंदर। इसके बाद क्या, रेजिस्टेंस फोर्सेज यानी हमास और वहाँ पे जो अल-कस्म, अल-कुड्स से तमाम ब्रिगेड हैं, ये जब आज़ाद कर देंगे तो फिर गजा में अलग अलग 3 लेयर पे इजराइल कब्जा करके बैठा है। इन तीनों को आपको समझा देता हूँ। ये जो गाढ़ी वाली ब्लू लाइन आप देख रहे हैं गजा पट्टी के अंदर, इतना अंदर तक ये घुस चुका है इजराइल और अभी भी यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा ही गजा बचा है, बाकी लगभग कब्जा हो चुका है। इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद जब सीज फायर की बात होगी, आपको अपनी स्क्रीन पे मैं डिटेल में समझा देता हूँ कि जब सीज फायर की बात हो जाएगी तब शुरुआत में जो आप पीली वाली लाइन देख रहे हैं, यहां तक आइडिया पीछे हटेगा। आप सोचिए इतनी बड़ी गाजा पट्टी में ये लोग कितने अंदर घुस चुके हैं। अब जब पहली फेज शुरू होगी और पहले बंधकों को आजाद किया जाएगा तो ऐसे हाल में जहां पीली वाली पट्टी आपको दिख रही है, यहां तक इजराइल पीछे हटेगा, बाकी गजा के हिस्से पे इजराइल कब्जा करके बैठा रहेगा। फिर क्या होगा, फिर गजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर एक टेम्पोररी सरकार बनाई जाएगी। वहां पे हमास का कोई की रोल नहीं होगा। हमास वहां पे भागेगा, छोड़ के जाएगा, हमास को हथियार छोड़ना पड़ेगा। और ये तमाम चीजें जब हो जाएंगी उसके बाद जो सेकंड लाइन आपको लाल वाली दिख रही है, वहां तक फिर इजराइल पीछे हटेगा। यानी अभी नीली वाली लाइन पे है, उसके बाद पीछे हट के पीली वाली लाइन पे आएगा, एक आध महीने बाद फिर ये आ जाएगा लाल वाली लाइन पे। और अंत में जब सारी सीज फायर की शर्तें इजराइल के मन मुताबिक हो जाएंगी, जब सारी सीज फायर की शर्तें अमेरिका के मन मुताबिक हो जाएंगी, इसके बाद भी ये आपको जो बफर जोन दिख रहा है, ये लाइन वाला हिस्सा, वहाँ पे IDF आके तैनात हो जाएगी। यानी गजा पे चारों तरफ से अभी भी घेराबंदी जारी रहेगी। एक तरफ समुद्र है, आप देख सकते हैं कि हिसाब से जो समुद्र है वहाँ पे सेना की या फिर आर्मी की कोई आवश्यकता है नहीं, वहाँ पे नेवी काम करती है इजराइल की। इसके बाद आप बॉर्डर देखिए तो बॉर्डर पे चारों तरफ से
अंत में भी बफर जोन के तौर पे इजराइल की जो आर्मी है वो तैनात रहेगी। तब यहाँ पे बड़ा सवाल निकल के सामने आता है कि आखिर जब चारों तरफ इजराइल की आर्मी तैनात ही रहेगी, फिलिस्तीन को अपनी आर्मी रखने का कोई हक नहीं होगा, हमास जो वहाँ पे लड़ता है उसका हथियार छुड़वा दिया जाएगा, तो फिर मतलब क्या बना? इस सीजफायर का मतलब क्या बना? इस सीजफायर का मतलब तो बस इतना ही है कि हमास को डिसआर्म कर दो, बाकी जो 48 बंधक हैं उनको रिहा करवा लो और एक बंधक के बदले 15 फिलिस्तीनियों को छोड़ने काम होगा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और एक बड़ी अपडेट इसमें यह भी आई है कि लगभग 250 से 300 लोग ऐसे हैं इजराइल की जेलों में जिनको मौत की सज़ा मिली हुई है, उनको भी छोड़ने का काम इजराइल कर देगा। लेकिन अब आप इन चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइएगा कभी भी, ये सब एक लुभावनी प्रलोभन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिनको रिहा करेगा चंद दिन बाद फिर रेड करके गिरफ्तार कर लेगा तो कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन एक बार अगर इजरायली बंधक आज़ाद हो गए तो हमास या फिर रेजिस्टेंस फोर्सेस के लिए इनको पकड़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। एक काम कीजिए, क्या कुछ कहा है आप एक एक करके पहले सुन भी लीजिए इजराइल ने, फिर आपको इसके बारे में डिटेल में और समझाता हूँ। Thank you. Mr. President, first I want to thank you for graciously hosting me once again in the White House. And second, I want to thank you for your friendship and for your leadership. From Jerusalem to Tehran, from the Golan Heights to Gaza, you've proven time and again what I've said many times. You are the greatest friend that Israel has ever had in the White House. And Mr. President, you and I both know it's not even close. While you focus at home on making America great again, your leadership abroad is changing the world for the better, ending wars and advancing peace. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East. And I think beyond the Middle East, in very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. We would not have achieved this turning point without the courage and sacrifice of our incredibly brave soldiers. They fight like lions to defend the people of Israel, and they serve on the front line in the war between civilization and barbarism. Mr. President, when our two countries stand shoulder to shoulder, we achieve the impossible. Just a few months ago, in Operation Rising Lion and Operation Midnight Hammer, we struck a decisive blow against Iran's nuclear and ballistic missile program. Your bold decision to send those B-2s made the region safer and the world safer. Now, under your leadership, we're taking the next step to win the war and expand the peace. Your plan is consistent with the 5 principles my government set for the end of the war and the day after Hamas. Everybody asks, what is your plan for the day after Hamas? Here's our plan. Passed it in the cabinet. All our hostages, both those who are alive and those who died, all of them will return home immediately. Hamas will be disarmed. Gaza will be demilitarized. Israel will retain security responsibility, including a security perimeter for the foreseeable future. And lastly, Gaza will have a peaceful civilian administration that is run neither by Hamas nor by the Palestinian Authority. इस वीडियो में आपने जो कुछ सुना इंग्लिश में, सेम चीजें आपको चंद मिनट पहले मैंने हिंदी में बताई, बस नेतन्याहू के बोलने का तरीका थोड़ा सा अजीब था।
थोड़ा सा मीठा मीठा था। इस वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं जो मूर्ख बन सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा मूर्ख अगर कोई बन रहा है तो कतर और इजिप्ट है। ऐसा क्यों, वो आप समझ लीजिए। कतर और इजिप्ट इस सीज फायर के मामले में फौरन कूद पड़ा। चंद दिन पहले इनको लात पड़ी थी इजराइल से, लेकिन इसके बावजूद ये सुधरने वाले नहीं हैं। इजराइल ने फ़ोन करके सॉरी क्या बोला, ये भाई साहब कूद पड़े, और कूदने के बाद इन्होंने कहा कि अरे उसने तो माफ़ी मांग ली, तो एक काम करता हूँ, सीज फायर के लिए निगोशिएशन करवाना शुरू करता हूँ। यानी कतर और इजिप्ट अब अमेरिका के प्रपोजल को लेके सीधा सीधा पहुंच चुके हैं हमास के पास, और उससे कह रहे हैं कि भैया मान जाओ यार, मान जाओ, मेरा भी नाम हो जाएगा कि मैंने सीज फायर करवा दिया। ये इस समय कतर और इजिप्ट के हाल हैं। खैर, ये तमाम चीज़ें इधर चल ही रही हैं। इसी बीच आज इजराइल की फोर्सेस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और ये नुकसान गजा के अंदर हुआ। दरअसल एक मरकवा टैंक में लगभग 16 से 17 आईडीएफ के जवान जा रहे थे। इसी दौरान रेजिस्टेंस फोर्सेज ने पहले तो बॉम्ब से हमला किया, उसके बाद गोलियां चलाईं, और जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि 11 माइनर तौर पे इंजर्ड हैं। अब माइनर का मतलब क्या है वो आप समझ सकते हैं, और 5 ऐसे हैं जिनकी हालत बद से बदतर है। ये जिंदा भी बच गए तो फिर किसी लायक नहीं रहेंगे। वैसे तो उम्मीद नहीं इन 5 की बचने की, लेकिन इन केस अगर ये जिंदा भी बच गए तो किसी लायक नहीं रहेंगे, चूंकि जिस हिसाब से इनके ऊपर रेजिस्टेंस फोर्सेज ने हमला किया है, कैजुअलिटी और नुकसान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर फिर निकल के सामने आ रही गजा के अंदर से कि एक तरफ तो सीज फायर की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। आज गजा के अंदर बड़ा हमला हुआ है। इस बड़े हमले में 39 लोगों को मारने का काम इजराइल की आर्मी ने किया है। ना केवल 39 लोगों को मारा, बल्कि गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी रेड किया है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम वेस्ट बैंक को कब्जा नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से वेस्ट बैंक के अंदर बड़ा हमला किया जा रहा। तो आप इनकी बातों पे बहुत भरोसा मत कीजिएगा कभी, क्योंकि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। एक तरफ सीज फायर की बातें हो रही, एक तरफ इतना बड़ा हमला हो रहा, तो कौन गारंटी लेगा कि इजराइल इतने हमलों के बाद सीरियसली सीज फायर की शर्तों को निभाएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है अमेरिका और भारत के हवाले से, और इस खबर ने कहीं ना कहीं ऐसा बेइज्जत किया है इनको कि अगर इज्जतदार लोग होंगे तो फिर डूब मरेंगे यार, चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। और ऐसा क्यों, अब आप सुनिए। दरअसल इन्होंने डिमांड की थी, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने, कि रशिया से जंग में यूक्रेन जीत जाएगा और सीज फायर भी हो जाएगा, बशर्ते रशिया के पास पैसे की कमी हो जाए। पैसे कहाँ से कमा रहा है? पैसे कमा रहा है ये भारत को तेल बेच के। तो इन्होंने यूरोपियन यूनियन से बात की और कहा कि भारत के ऊपर सेंक्शंस लगा दो, और सेंक्शंस एक बार लग गए तो फिर भारत घुटनों पे आ जाएगा और इधर रशिया के साथ जंग रुक जाएगी। ये बात इन्होंने बोली। इनको लगा कि हम बोल रहे हैं तो यूरोपियन यूनियन तो हमारी बात सुनेगा ही सुनेगा, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन में ही एक देश है फिनलैंड, और फिनलैंड की जो फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री हैं एलिना, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखो यार ट्रंप, मामला तुम्हारा है, तुम हर जगह मूर्खों जैसे अपनी नाक को घुसेड़े रहते हो, तो तुम्हारे लिए हम पूरी दुनिया से दुश्मनी नहीं लेंगे, और खासकर भारत जैसे प्रीमियम देश से तो बिल्कुल नहीं लेंगे। और रही बात टैरिफ और सेंक्शंस लगाने की, हम भारत के साथ सेंक्शंस और घटा के फ्री में ट्रेड करेंगे। जो तुमसे बन सकता है कर लो, जो तुम उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। तुम एक नंबर के गधे इंसान हो, तुम अपनी नाक घुसा रहे हो। क्यों? तो कि तुमको क्या चाहिए? नोबेल पीस प्राइज। अब यूरोपियन यूनियन ने जब ये बात बोल दी, और यूरोपियन यूनियन के एक कंट्री फिनलैंड ने ये बात बोल दी, तो ट्रंप भाई साहब खिसिया गए। खिसियाने के बाद इन्होंने नया नया सगुफा छोड़ा। सगुफा क्या छोड़ा है वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले इन्होंने भारत को खूब बुरा भला कहा, उसके बाद अपने एक एजेंट को भेजा। कहाँ? सऊदी अरब में और पाकिस्तान में। एजेंट को भेजने के बाद एक बात कहीं ना कहीं ईरान के जो IRGC के कमांडर और जनरल सफ़ी तक ये बात पहुंचवाई। और क्यों पहुंचवाई वो आप समझिए। जनरल सफ़ी का कहना है, खासकर इन्होंने आयतुल्लाह खामनेई साहब से कहा कि देखो, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डील कर ली है। इस डील में सऊदी अरब पे अगर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान उस हमले में सऊदी अरब की तरफ से लड़ेगा, पाकिस्तान पे अगर कोई हमला होगा तो सऊदी अरब लड़ने आएगा। अब चूंकि हमारे पास न्यूक्लियर है नहीं, सऊदी के पास न्यूक्लियर है नहीं, न्यूक्लियर केवल पाकिस्तान के पास है, तो अगर हम भी डील कर लें पाकिस्तान के साथ, तो एक मुस्लिम उम्मा का एक टीम बन जाएगा, और साथ ही जो ईरान है उसके पास न्यूक्लियर ना होते हुए भी पाकिस्तान वाला न्यूक्लियर हमारे काम आ जाएगा, यानी हम न्यूक्लियर की छतरी के नीचे आ जाएंगे। ये बात इन्होंने आयतुल्लाह खामनेई साहब को बोली। हालांकि आयतुल्लाह खामनेई साहब ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, 0 रिस्पांस। लेकिन अब आप सोचिए, क्या ईरान सच में इतना बड़ा पागल है
कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसे न्यूक्लियर डील को करेगा। क्योंकि अगर यही डील करनी होगी कि हम तुम्हारी जंग लड़ेंगे, तुम हमारी जंग लड़ो, तो सबसे बेटर ऑप्शन था वो रशिया के साथ कर ले, क्योंकि रशिया तो हमेशा से लॉयल भी रहा है किसी के साथ। रशिया से कह दे कि यूक्रेन में हम मारने आ रहे हैं, हमारे सैनिक आ रहे हैं, हमारे ड्रोन आएंगे, तुम हमारा और इजराइल का मामला देख लेना। लेकिन अब चाहे जनरल सफ़ी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गए, जो मैंने अभी शुरू में बताया, या फिर इनके दिमाग की बत्ती गुम हो गई है, इनको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि पाकिस्तान के साथ अगर हम ऐसे किसी डील में आ जाएंगे तो मतलब बड़ा साफ है कि हम भारत के साथ फिर दुश्मनी कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान को खतरा किससे? भारत से। तो भारत से अगर खतरा है और भारत के खिलाफ तुम कह रहे हो कि भाई हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तो फिर भारत तुम्हारे साथ कोई डील क्यों करेगा? ये जो अरबों खरबों का चाबहार पोर्ट भारत ने बनवाने की बात ईरान में की है और बनवा रहा है, बाकायदा पैसे खर्च कर रहे हैं, सैंक्शंस के बाद भी ईरान के साथ खड़ा है, वो भारत क्यों करेगा? देखिए, कॉमन इंटरेस्ट की बात है कि अगर आप मेरे लिए बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, तो मैं आपके लिए अच्छा कैसे सोच सकता हूँ, आप भले कितने भी अच्छे हों। तो यहाँ पे फिर भारत चला जाएगा इजराइल की साइड, और अगर भारत इजराइल के साथ चला गया तो फिर तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अब बढ़ क्यों जाएंगी ये आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि भारत भी अपने आप में आज एक वैश्विक ताकत है। भारत के पास इतना बड़ा ओपन मार्केट है कि पूरी दुनिया किसी के ऊपर सेंसस और टैरिफ लगा दे, लेकिन अगर भारत का मार्केट उसके लिए खुला है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बात का सीधा एग्जाम्पल आपको देखना हो तो आप रशिया को देख सकते हैं। रशिया के पास कुछ भी नहीं है सिवाय भारत और चाइना की। इन दोनों देशों में वो हथियार और तेल बेच के इतने पैसे कमा रहा है कि आराम से वो लड़ाई लड़ रहा है, किसी को कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो रही। तो जनरल सफ़ी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत और ईरान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। पाकिस्तान के साथ जाके उन ताल्लुकातों को खराब मत करो, नहीं तो पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। बाकी आपकी मर्जी, ऊपर वाला आपको हिदायत दे। तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।